आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईडी और क्लास एट्रीब्यूट के बारे में, जो हमारे HTML एलिमेंट्स के पास होते हैं। और ये सभी HTML एलिमेंट्स के पास ये एट्रीब्यूट अवेलेबल है, मतलब आप किसी भी एलिमेंट में यूज़ कर सकते हो। और इसका रीज़न क्या है? सबसे पहली बात तो ये, अब देखो हमारे पास अगर मान लो यहाँ पे काफ़ी सारी HTML हो जाती है। हमने एक h1 डाला, यहाँ पे h2 डाल दिया, उसके बाद यहाँ पे हमने लिखा दिस इज h2, और पैराग्राफ में कुछ टेक्स्ट हमने लिखा। और इस तरीके से अगर हमारा HTML का पेज काफ़ी बड़ा हो गया, जो कि होता ही है, मतलब जब आप वेबसाइट बनाओगे तो आप भी देखोगे कि HTML का पेज आपका काफ़ी बड़ा हो जाता है, काफ़ी डॉक्यूमेंट आपका काफ़ी लेंदी हो जाता है। तो अब अगर आपको CSS अप्लाई करनी है एक एक एलिमेंट पे, लाइक आप चाहते हो इस वाले H1 का कलर अलग होए, और इस वाले H2 का फ़ॉन्ट साइज़ अलग होए, कुछ इस वाले पैराग्राफ का फ़ॉन्ट स्टाइल कुछ अलग होए, तो ये सब प्रॉपर्टीज़ आप लोग कैसे अप्लाई करोगे? ये तो आप करोगे नहीं कि आप स्टाइल एट्रीब्यूट हर एक में अप्लाई करो। आपने यहाँ पे स्टाइल लिखा है तो इससे सिर्फ H1 चेंज होएगा, ठीक है, समझ आती है बात। लेकिन अगर आपने मान लो यहाँ पे एक और H1 ऐड किया हुआ है, और उस पर भी आपको यही टेक्स्ट यही स्टाइल लगाना है जो आपने ऊपर लगाया हुआ है, तो आप यहाँ पे भी कॉपी करोगे, इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करोगे। लेकिन फिर मान लो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि नहीं, मुझे फॉन्ट स्टाइल कलर रेड मुझे पसंद नहीं आ रहा है, आप रेड को चेंज करके ब्लैक कर दो या फिर ब्लू कर दो, तो आप यहाँ पे भी चेंज करोगे, यहाँ पे भी चेंज करोगे। तो ये तरीके मतलब काफ़ी लेंदी हो जाते हैं, इससे हमें इतना बेनिफिट होने वाला नहीं है। और फिर हम अलग से जो CSS फाइल बना रहे हैं उसका क्या फ़ायदा होएगा अगर हम लोग स्टाइल यहीं पे यूज़ कर लेते हैं। तो इस वजह से ही हमारे पास CSS में आईडी और क्लास एट्रीब्यूट है। और इसके अलावा सेलेक्टर के थ्रू हम लोग इसे कैसे यूज़ करते हैं सेलेक्टर की तरह, तो वो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आईडी और क्लास एट्रीब्यूट के बारे में कि एक्चुअल में है क्या। देखो, आईडी और क्लास एट्रीब्यूट आपके यूज़ होते हैं HTML एलिमेंट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए CSS फाइल में बेसिकली। और जब आपके HTML एलिमेंट को एक आईडी दी जाती है, तो आईडी तो आपका यूनिक आइडेंटिफायर की तरह काम करती है। यूनिक आइडेंटिफायर का मतलब क्या है, उसके बारे में हम लोग अभी बात करते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हम लोग किसी HTML एलिमेंट को कोई क्लास दे देते हैं, तो एक तरीके से उस क्लास को बिलोंग कर देता है। अब ये आपको यहाँ पे पढ़ने में थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगेगा, तो हम लोग इसका एक प्रैक्टिकल देखते हैं। प्रैक्टिकल कैसे देखते हैं? अब देखो, यहाँ से हम लोग सबसे पहले तो अपना स्टाइल रिमूव कर देते हैं, और यहाँ से भी स्टाइल को रिमूव कर देते हैं। और यहाँ पर हम लोग एट्रीब्यूट ऐड करेंगे। दो एट्रीब्यूट है देखो हमारे पास। अगर हमने यहाँ पे ऐड किया है क्लास, और क्लास में हम कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, लाइक हमने कहा माई हेडिंग। अब देखो, अगर आपने किसी एलिमेंट में क्लास ऐड की है ना, तो वो एलिमेंट एक तरीके से उस क्लास को बिलोंग करता है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप इस क्लास को ग्रैब करते हो अपनी CSS में या फिर जावास्क्रिप्ट में, तो इस क्लास के साथ आपके जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना, आपको वो सब मिलेंगे। लाइक आपने यहाँ पे अगर ये क्लास यूज़ किया है ना, तो आप यही क्लास H2 के साथ भी यूज़ कर सकते हो सकता है आपने यहाँ पे भी सेम क्लास लिखी हो, आपको कुछ ऐसा स्टाइल यूज़ करना हो जो यहाँ पे H1 में भी ऐड होना है और H2 में भी ऐड होना है, तो आपने वहाँ पे सेम क्लास दी हो, और यही क्लास आपने अपनी पैराग्राफ को भी दी हो। तो जब आप क्लास के थ्रू ग्रैब करोगे अपने एलिमेंट्स को ना, और आपने वहाँ पे इस वाली क्लास का यूज़ किया माई हेडिंग का, तो वहाँ पे आपको ये तीनों एलिमेंट्स रिटर्न करके मिलेंगे। अगर आपने इस क्लास के ऊपर कोई स्टाइल अप्लाई किया, तो वो इन तीनों के ऊपर अप्लाई होएगा। और अब क्लास और आईडी में क्या डिफरेंस है? देखो, सबसे सिंपल वाला डिफरेंस तो यही है कि आप अगर आईडी आपने इस एलिमेंट को मान लो हेडिंग, तो आप ये आईडी किसी और एलिमेंट को नहीं दे सकते। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप यही सेम आईडी यहाँ पे लिख दोगे तो ये काम नहीं करेगा। अगर आपने इसे यहाँ पे लिख दिया ना, तो काम तो कर जाएगा ये। आप CSS के थ्रू अगर हेडिंग पे स्टाइल अप्लाई करोगे, यहाँ पे दोनों एलिमेंट्स पे अप्लाई हो जाएगा वो। फिर आप कहोगे सर फिर क्या डिफरेंस है, अगर क्लास से भी अप्लाई हो रहा है आईडी से भी अप्लाई हो रहा है? तो देखो, सबसे पहले चीज़ तो ये रूल है कि आपको आईडी एक ही एलिमेंट में यूज़ करनी है, ठीक है। अगर आप दो एलिमेंट्स में सेम आईडी यूज़ कर रहे हो तो आप रूल ब्रेक कर रहे हो, राइट। और उसके बाद आपको जावास्क्रिप्ट में हो जाएगी प्रॉब्लम, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में जब आप आईडी वाले एलिमेंट्स को ग्रैब करोगे ना, जब आप आईडी के थ्रू ग्रैब करोगे, तो आपको ये दोनों नहीं रिटर्न करके मिलेंगे। आपको मिलेगा पहले वाला, लाइक यहाँ पे पहले वाला एलिमेंट ये है ना, तो आपको रिटर्न करके यही मिलेगा, ये मिलेगा ही नहीं एक्चुअली में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आईडी आपकी हर एलिमेंट की यूनिक होनी चाहिए। अगर आप हर एलिमेंट को आईडी देने वाले हो ना, तो वो आपको हर जगह अलग रखनी पड़ेगी। आप किसी भी एलिमेंट में, किसी भी दो एलिमेंट में आप सेम आईडी नहीं रख सकते। और इसके अलावा एक और पॉइंट क्या कहता है? एक और पॉइंट हमें ये कहता है कि आप एक एलिमेंट में एक से ज़्यादा आईडी भी नहीं डाल सकते। लाइक अगर आप कहो कि यहाँ पे हमने आईडी हेडिंग दी हुई है ना, मैं इसे एक और आईडी दे देता हूँ हेडिंग 2, तो ये भी पॉसिबल नहीं है।
लेकिन क्लास के केस में ये पॉसिबल है कि आप एक एलिमेंट में एक से ज़्यादा क्लास डाल सकते हो और जितनी आपकी मर्जी आप उतनी क्लास डाल सकते हो। लाइक मैंने कहा यहाँ पे माई हेडिंग क्लास भी मैंने दी और माई हेडिंग 2 और माई हेडिंग 3, इस तरीके से आपने मल्टीपल क्लासेस यहाँ पे ऐड कर दी, तो ये वैलिड है। तो देखो इसमें क्या होएगा, अगर आप इस वाली क्लास को ग्रैब करोगे ना तो आपको ये तीनों एलिमेंट मिलेंगे, क्योंकि ये वाली क्लास यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। और उसके बाद अगर आप इनमें से किसी दो क्लासेज में से किसी एक का यूज़ करोगे तो आपको सिर्फ ये वाला एलिमेंट मिलेगा, क्योंकि माई हेडिंग 2 सिर्फ यहाँ पे है। ठीक है, अगर आपने माई हेडिंग 2 यहाँ पे भी ऐड कर दिया ना तो फिर आपको ये वाला एलिमेंट भी मिलेगा और ये वाला एलिमेंट भी मिलेगा। अभी हमने बात तो कर ली कि क्लास और आईडी हम लोग ऐसे यूज़ करने वाले हैं, पर हम लोग इसे CSS में क्यों देख रहे हैं? ये तो HTML में कर रहे हैं ना हम सारी कोडिंग, तो हम लोग CSS के कोर्स में ये पार्ट क्यों देख रहे हैं, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। उसका रीज़न ये है कि जब आप CSS की फ़ाइल बनाओगे और CSS जब आप लिखोगे, पहले हम लोग इसे लिंक कर देते हैं एक बारी। तो जब आप यहाँ पे CSS लिखोगे ना तो आप एलिमेंट बाय, अगर आप लोग हर एलिमेंट पे अप्लाई करना चाहते हो ना स्टाइल, तो आपको उस एलिमेंट को किसी ना किसी तरीके से ग्रैब तो करना ही पड़ेगा, तभी तो आप CSS लिख पाओगे ना। जैसे हमने सबसे पहले जो CSS का एग्जाम्पल देखा था उसमें हमने क्या किया था, हमने H1 के ऊपर डायरेक्ट CSS अप्लाई कर दी थी, तो इस तरीके से हमारी CSS काम कर रही थी इस केस में भी। और यहाँ पे H1 पे हमने कलर अप्लाई किया है रेड। हाँ, हमने यहाँ पे पाथ गलत दे दिया है ना, इस वजह से काम नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ पे /CSS और तो देखो हमने जो H1 बनाई हुई है वहाँ पे H1 का कलर चेंज हो गया है। तो अब हम लोग बात करते हैं सेलेक्टर के बारे में, क्योंकि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर अभी हमने पढ़ा है क्लास और आईडी के बारे में और हमने यहाँ पे डायरेक्ट H1 का यूज़ कर लिया। तो देखो सेलेक्टर्स क्या होते हैं CSS में, बेसिकली सेलेक्टर से ही आप लोग एलिमेंट को ग्रैब करके उसके ऊपर स्टाइलिंग कर सकते हो। लाइक अगर आपको पैराग्राफ को स्टाइल करना है तो आप पैराग्राफ को ऐसे भी ग्रैब कर सकते हो, डायरेक्ट आपने पैराग्राफ को ग्रैब कर लिया डायरेक्ट P टैग का यूज़ करके, जैसे हमने अभी डायरेक्ट H1 को ग्रैब किया है। और अगर आपको क्लास के थ्रू ग्रैब करना है कि आपने उस एलिमेंट को कोई क्लास दी हुई है तो आपको डॉट लगानी पड़ेगी वहाँ पे, डॉट और फिर आपके क्लास का नेम, तो आप लोग क्लास के थ्रू ग्रैब कर पाओगे। और अगर आईडी के थ्रू ग्रैब करते हो तो वहाँ पे आपको पाउंड सिंबल का यूज़ करना पड़ेगा, या फिर हैशटैग भी बोल सकते हैं इसे, और हैशटैग आपकी आईडी है उसके बाद, और यहाँ पे फिर आप लोग स्टाइलिंग कर सकते हो। अब हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो अभी CSS की ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने पढ़ी नहीं है, सिर्फ कलर के बारे में मैंने आपको एग्जांपल दिया है। तो अभी हम लोग जब तक और प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़ते हम लोग कलर का ही एग्जांपल लेके चलेंगे। बेसिकली कलर करता क्या है, आपके टेक्स्ट के कलर को चेंज कर देता है, तो उसका ही एग्जांपल हम लोग अभी लेकर चलने वाले हैं। तो देखो अभी हमने जैसे H1 को ग्रैब किया था ना अपना, तो डायरेक्ट H1 को हमने ग्रैब किया और यहाँ पे कलर अप्लाई कर दिया उसके ऊपर रेड। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हमने डायरेक्ट H1 को अगर ग्रैब किया है ना, इसमें प्रॉब्लम ये है कि मान लो यहाँ पे हमने एक और H1 बनाई और हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे ये वाले जो दो H1 है ना इनके ऊपर तो रूल अप्लाई हो जाए, मतलब इनका कलर तो रेड हो जाए, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इस वाले H1 का कलर रेड ना होना चाहिए। लेकिन हमने जैसे H1 को डायरेक्ट ग्रैब किया हुआ है ना, तो उसकी वजह से इस वाले H1 के ऊपर भी कलर रेड अप्लाई हो जाएगा। तो अब इस केस में क्या करेंगे हम लोग, इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग H1 में एक क्लास ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे हमने क्लास ऐड की। अब देखो हमने माई हेडिंग वाली क्लास यहाँ पे भी ऐड कर दी और यहाँ पे भी ऐड कर दी। तो अब हम लोग इसी क्लास को ग्रैब कर लेते हैं अपने CSS में। तो इस बार हम लोग H1 के ऊपर अप्लाई करने के बजाय अपनी क्लास को ग्रैब करेंगे। और अभी मैंने आपको बताया क्लास को ग्रैब करने में आपको फुल स्टॉप की हेल्प लेनी पड़ेगी। उसके बाद आप यहाँ लिखोगे अपनी क्लास का नेम और यहाँ पे आप CSS का रूल लिखोगे अपना, हमारा रूल है कलर रेड। सेव करते हैं और ये देखो अभी यहाँ पे क्या हुआ है, अभी यहाँ पे हुआ ये है कि सिर्फ H1 का कलर चेंज नहीं हुआ। देखो जो हम लोग ये चीज़ अचीव करना चाह रहे थे कि लास्ट वाली H1 का कलर चेंज ना होना चाहिए, तो वो तो अचीव हो गया, लेकिन उसके अलावा काफ़ी कुछ ये भी अचीव हो गया जो हम नहीं चाहते थे। लाइक यहाँ पे एक पैराग्राफ का कलर चेंज हो गया, उसके अलावा H2 का कलर भी चेंज हो गया। तो आप इस केस में क्या करो, आप यहाँ पे वही क्लास ऐड करो, आप ये वाली क्लास वहीं पे ऐड करो जहाँ पे आपको रूल अप्लाई करना है। तो अगर हमें यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है तो हम लोग यहाँ से इस क्लास को रिमूव कर देते हैं और यहाँ से भी हम लोग इसे रिमूव कर देते हैं। अभी सेव करेंगे तो अभी देखो सिर्फ H1 हमारी चेंज है कलर में और लास्ट वाली H1 का कलर भी चेंज नहीं हुआ है। आईडी क्या करता है, आईडी से आप लोग ये कर सकते हो कि हम अगर ये चाहते हैं कि सर यहाँ पे हमने H1 का ठीक है कलर चेंज कर दिया और दो H1 का कलर हमारा चेंज हो गया, पर मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो H1 है ना
इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाए लेकिन इसका बड़ा ना होए। तो अब क्या होएगा, अगर हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे इस वाले रूल को कि हमने फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ कर दिया तो ये दोनों के दोनों चेंज हो जाएंगे। पर हम तो ये चाहते थे सिर्फ ये वाला चेंज होना चाहिए, ये वाला नहीं होना चाहिए। तो आप इस केस में क्या कर सकते हो, अगर आपको एक ही एलिमेंट में चेंजेस करने हैं ना, तो आप इसकी आईडी के थ्रू ग्रैब कर लो इसे। आप यहाँ पे आईडी के थ्रू ग्रैब करो इसे और यहाँ पे लिख दो अपना रूल जो भी आपको अप्लाई करना है। लाइक आपको फ़ॉन्ट साइज 3 आरईएम चाहिए ना, तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हो और यहाँ से रिमूव कर सकते हो इसे। तो अब क्या होएगा, सबसे पहले तो क्लास की हेल्प से आपका कलर रेड हो जाएगा, राइट। उसके बाद हेडिंग की आईडी की हेल्प से आपका फ़ॉन्ट साइज 3 आरईएम हो जाएगा। तो इस केस में कलर इन दोनों का चेंज होएगा और फ़ॉन्ट साइज सिर्फ इसका चेंज होएगा। तो ऐसे हम लोग सेलेक्टर्स यूज़ करते हैं। ये मैंने आपको बेसिक सेलेक्टर्स बताए हैं, एडवांस लेवल पे आप इनके कॉम्बिनेशन भी पढ़ोगे। तो हम लोग अपने कोर्स में आगे देखने वाले हैं कि हम लोग कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं अपने सेलेक्टर का। तो यहाँ पे हमने देखा कि हम लोग क्लास को एज अ सेलेक्टर कैसे यूज़ करते हैं, आईडी को एज अ सेलेक्टर कैसे यूज़ करते हैं और टैग नेम को एज अ सेलेक्टर कैसे यूज़ करते हैं। टैग नेम बेसिकली इसे बोलते हैं कि हम लोग अपने एलिमेंट को डायरेक्ट ही ग्रैब कर लेते हैं, ये टैग नेम होता है आपका। तो यहाँ पे हमने इस वाले पैराग्राफ को ब्लू कर दिया। और अगर थोड़े से बेसिक कॉम्बिनेशन की हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि हम लोग कुछ सिंपल से कॉम्बिनेशन ऐसे बना सकते हैं। लाइक हम सेलेक्टर्स को ग्रुप कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे कॉमा लगा के ग्रुप किया हुआ है ना। तो इस केस में क्या होएगा, जो आपने यहाँ पे कलर वाइट लिखा है ना, वो H1 H2 H3 और H4 सब पे अप्लाई हो जाएगा। देखो मैं आपको इसका एग्जांपल भी दिखाता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे कलर चेंज करना है, मान लो हमें हेडिंग का भी कलर चेंज करना है और हमें पैराग्राफ का भी कलर चेंज करना है। तो उसके लिए आप क्या करो, H1 को भी ग्रैब कर लो और उसके बाद पैराग्राफ को भी ग्रैब कर लो और यहाँ पे लगा दो अपना कलर रेड या जो भी आपको लगाना है। तो इससे आपके H1 का भी कलर चेंज हो जाएगा और आपके पैराग्राफ का भी कलर चेंज हो जाएगा। ऐसे आप लोग जितने चाहो उतने एलिमेंट्स को ग्रैब करके उनका कॉम्बिनेशन एक बना सकते हो यहाँ पे कॉमा के थ्रू। तो कॉमा के केस में ये होएगा कि आप कॉमा लगा के जितने भी एलिमेंट्स लिखोगे ना, ये रूल उन सभी एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आता है, मान लो आपने क्या किया, यहाँ पे ये वाली जो क्लास है हमारे पास माई हेडिंग, आपने ये H1 को भी दी है, उसके बाद आपने यही क्लास पैराग्राफ को भी दे दी। किसी रीज़न की वजह से आपने ऐसा किया है, आपको शायद बाद में कहीं पे ज़रूरत है इसकी। और यहाँ पे आपने पैराग्राफ को भी दे दी यही क्लास और H2 को भी दे दी। ऐसा होएगा कई बार आपके कोड में आ सकते हैं इस तरह की सिचुएशन कि आपने एक ही क्लास अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स को दे रखी है। तो अगर आपको ये चाहिए कि सिर्फ मैं H1 की कलर को चेंज करना चाहता हूँ जहाँ पे उसकी क्लास है माई हेडिंग, तो देखो इस केस में क्या होएगा, जैसे आपने अगर H1 को ग्रैब किया तो सारी H1 का कलर चेंज हो जाएगा। पर हम ये चाहते हैं कि लास्ट वाले का कलर ना चेंज होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आपके माइंड में ये आएगा कि सर यहाँ पे जो मैंने क्लास ऐड की हुई है माई हेडिंग, इस वाली क्लास को ग्रैब कर लूँगा मैं। तो आप यहाँ पे माई हेडिंग को ग्रैब करोगे तो उससे क्या होएगा कि आपने माई हेडिंग क्लास हेडिंग के अलावा जिसको भी दी होगी उसका भी कलर चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे H2 का भी हो गया है, पैराग्राफ का भी हो गया है। तो आप बेसिकली ये चाह रहे हो कि सिर्फ उस वाले H1 का कलर चेंज हो जाए जहाँ पे मैंने क्लास माई हेडिंग दी है। तो उसके लिए आप क्या करो ना, आप एक कॉम्बिनेशन बना सकते हो। लाइक आप बोल सकते हो कि वो वाला H1 ग्रैब करो जहाँ पे क्लास है माई हेडिंग, इस तरीके से। तो इस केस में क्या होएगा, आपका वही एलिमेंट टारगेट होगा जो है H1 और जिसके पास ये क्लास है माई हेडिंग। तो अभी अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कलर रेड और सेव करते हैं इसे, तो ये देखो सिर्फ ये वाला H1 चेंज हुआ है, ये वाला H1 चेंज हुआ है और यहाँ पे भी हमने माई हेडिंग क्लास दी हुई थी लेकिन वो चेंज नहीं होएगा। और ये भी एक H1 है लेकिन ये भी चेंज नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन को टारगेट किया जा रहा है, ना सिर्फ H1 को टारगेट किया जा रहा है और ना ही सिर्फ माई हेडिंग क्लास को टारगेट किया जा रहा है, पूरे कॉम्बिनेशन को टारगेट किया जा रहा है एक तरीके। तो ये आप लोग यूज़ कर सकते हो। और इसके अलावा हमारे पास होता है एक यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर है हमारे पास, इसका सिंबल है एस्ट्रिक, ठीक है। इसे यूनिवर्सल सेलेक्टर बोलते हैं। और ये बेसिकली क्या करता है ना, ये आपके हर एलिमेंट को टारगेट कर लेता है। आपकी वेबसाइट में चाहे कितने भी एलिमेंट्स हों ये सबको टारगेट कर लेगा। अगर आपने यहाँ पे बोल दिया कलर रेड तो ये सभी का कलर रेड कर देगा, ये देखो, राइट। और अगर आपने कोई और प्रॉपर्टी चेंज की
जैसे कि आपने कहा लाइक टेक्स्ट डेकोरेशन और अंडरलाइन, तो सबके ऊपर अंडरलाइन आ जाएगी एक, सबके नीचे सॉरी। तो ये बेसिकली यूनिवर्सल सेलेक्टर की तरह काम करता है। इससे आप लोग हर एक एलिमेंट को टारगेट कर सकते हो। और ये किस तरह की सिचुएशन में काम आता है, अब जैसे आप लोग यहाँ पे एलिमेंट्स बना रहे हो ना, तो HTML में सभी एलिमेंट्स के पास, सब नहीं मतलब काफ़ी सारे एलिमेंट्स के पास आपकी बाय डिफ़ॉल्ट कुछ मार्जिन होती है। लाइक मैं अगर इसे इंस्पेक्ट करके दिखाऊँ आपको, तो आप यहाँ पे नोटिस करो, देखो ये थोड़ा सा स्पेस आ रखा है ना ऊपर, और थोड़ा सा लेफ्ट में भी आ रखा है। तो ये हमने तो ऐड नहीं किया है, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है H1 के पास। ये देखो मैं H1 के ऊपर ओवर किया है मैंने, तो लेफ्ट में आपको स्पेस दिख रहा होगा ऊपर ऑरेंज शेड में। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, हमारे काफ़ी सारे एलिमेंट्स के पास ये मार्जिन होती है। H2 के पास भी है, और पैराग्राफ के पास भी है, और यहाँ पे फिर से H1 है, इसके पास भी है। तो अगर आप भी चाहते हो सभी एलिमेंट्स की मैं मार्जिन और पैडिंग हटा दूँ, तो आप वहाँ पे से यूनिवर्सल सेलेक्टर को यूज़ कर सकते हो। लाइक आपने कहा यहाँ पे मार्जिन 0 और पैडिंग 0, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो मार्जिन और पैडिंग मिली होगी ये सभी को 0 कर देगा। अब देखो यहाँ पे जो स्पेस था वो ख़त्म हो गया, और थोड़ा सा स्पेस बस ऊपर आ रहा है, आई थिंक वो बॉडी की वजह से आ रहा है। नहीं, यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट स्पेस H1 का ही है। तो वैसे स्पेस यहाँ से ख़त्म हो चुका है, जो मार्जिन यहाँ पे पहले थी वो हमने रिमूव कर दिया है। वैसे आप लोग यूनिवर्सल सेलेक्टर को यूज़ कर सकते हो। तो ये हमने आज की क्लास में अपने सेलेक्टर्स का एग्जांपल देखा है। होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, और अगर इसमें आपका कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।